हमेशा कहते थे कि जिसके ऊपर गरीबों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। योगी जी ने और कुछ अपनी जिंदगी में पाया नहीं पाया, लेकिन प्रदेश के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया और वही हमारी पार्टी की और मेरी ताकत है। विरासत में मुझे सत्ता नहीं संघर्ष मिला है। मेरे पिताजी का ये मानना था कि छत्तीसगढ़ तभी आगे बढ़ सकता है जब यहां के लोग खुद अपने निर्णय लें। छत्तीसगढ़ प्रथम विचारधारा को लेकर उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया। हमें चुनाव चिन्ह मिले 2 महीना नहीं हुआ, चुनाव हो गए। उसके बावजूद 14% वोट पाकर गठबंधन के 7 विधायकों को जिताकर उन्होंने इतिहास रच दिया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार एक क्षेत्रीय दल को मान्यता मिली। मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद अब ये महज मेरे लिए राजनीति नहीं है, उनके पुत्र होने के नाते ये अब मेरे लिए पुत्र धर्म का निर्वहन है कि जो सपना मेरे पिताजी ने छत्तीसगढ़ के लिए देखा था, छत्तीसगढ़ में स्वराज लाने का सपना, उस सपने को साकार करने की जवाबदारी उनके पुत्र होने के नाते मेरी है। और ये मैं तभी कर पाऊंगा जब हमें लोगों का साथ मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आज मैं मुख्य रूप से 3 विषयों पर अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 में उन्होंने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया था और उनके शीर्ष नेताओं ने अपने हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई थी कि हमारी सरकार बनने के 10 दिन के भीतर हम इन सब वादे पूरा भी कर देंगे। उनमें से एक जो वादा था, जो उनकी जीत का, ऐतिहासिक जीत का प्रमुख कारण भी बना, वो था 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य और 2500 रुपया हर महीना बेरोजगारी भत्ता देने का। शुरुआत तो शानदार करी सरकार ने। 2018 में सबका धान खरीदा, 2500 रुपया भी दिया, लेकिन इन 2 सालों में अच्छी शुरुआत के बाद जो सरकार बदलाव की बात कह के सत्ता में आई थी, वो बदले की भावना से काम करने लगी। अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए गैर कानूनी तरीकों से एसआईटी का गठन किया गया, जिसके कार्रवाई पर माननीय उच्च न्यायालय ने लगभग पूरा रोक भी लगा दिया है। पर सरकार अपने रास्ते से, अपने मूल उद्देश्य से भटक गई।
इस वर्ष जो धान खरीदी हो रही है उसमें जो किसानों को कष्ट भोगना पड़ रहा है, कल से मैं आपका जिला का दौरा कर रहा हूं, उसके पहले दूसरे जिलों में भी गया। हर जगह बारदानों की भारी कमी है। कोरबा जिले में लगभग 60 लाख बारदानों की जरूरत है। लेकिन अभी सरकार के पास केवल 11 लाख बारदानों का स्टॉक है। किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि जो 10 रुपये 12 रुपये का बारदाना है वो उनको ब्लैक में 35 रुपया 40 रुपया में खरीदना पड़ रहा है, तब जाके उनका धान खरीदा जाता है। साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो कृषि विभाग ने अपना वार्षिक अनुमान लगाया था, उसके हिसाब से 2020 में छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा धान की पैदावार हुई है। 1,20,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कृषि विभाग कह रहा है, हमारे किसानों ने पैदा किया है। लेकिन सरकार ने जो टारगेट रखा है 90 लाख मीट्रिक टन का, बाकी जो धान है किसानों का उसको कौन खरीदेगा? सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि एक एक दाना धान का खरीदे। जो टोकन किसानों को मिल रहा है वो कृषि विभाग के अनुमान को पूरी तरह से झुठला दे रहा है। अभी तक सरकार ने जो किसानों को टोकन इश्यू करा है उसमें 30 लाख एकड़ धान का रकबा प्रदेश में कम कर दिया गया है। जब पैदावार बढ़ी है तो रकबा तो बढ़ना चाहिए, लेकिन जो टोकन इश्यू किए जा रहे हैं उसमें हर किसान का गिरदावरी का क्या इन्होंने रिपोर्ट बनाया है, रकबा कम कर दिया है। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि धान को खरीदेगा कौन। भारत सरकार ने धान लेने से मना कर दिया। इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हमारी जो राजीव न्याय योजना है उसका धान की फसल से कोई लेना देना नहीं है। सीधा सफेद झूठ बोला गया। एफिडेविट में लिख के दिया कि हम तो सभी फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, धान के अलावा और किसी फसल की क्या प्रोत्साहन राशि हमारे कृषकों को मिली है? तो ये बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का एक दूसरी पर उंगली उठाने का खेल चालू हो गया। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि एक उंगली अगर दिखाओगे तो जो बाकी 3 उंगलियां हैं वो खुद की तरफ इशारा करती है। कांग्रेस को इसीलिए चुना गया कि वो 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य देगी।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी भी आप किसी भी देश में देख लीजिए, किसी भी प्रांत में देख लीजिए, किश्तों में नहीं दिया जाता। अभी किसानों को जरूरत है, रबी फसल के लिए उन्हें खाद खरीदनी है, बीज खरीदना है, अपने खेत तैयार करने हैं। अभी जब जरूरत है और कोरोना काल की जो डबल मार किसान सह रहा है, सरकार को चाहिए था कि एक मुश्त अभी 2500 रुपया धान का देती, एक हाथ से धान लेती, दूसरे हाथ से पैसा देती, पर ऐसा नहीं हो रहा है। कोरोना काल में जानबूझकर लेट धान खरीदी शुरू करी गई। जो 1 नवंबर से चालू होनी थी उसको दिसंबर में चालू किया, और इतना धीमी गति से खरीद रहे हैं कि किसानों को मजबूरीवश अपना धान बिचौलियों को 1100-1200 रुपए क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ रहा है। और ये बिचौलिया वहीं बैठे हैं धान खरीदी केंद्र में। तो हम लोग धान सत्याग्रह के माध्यम से 4 मांग सरकार से कर रहे हैं। उठे एक एक दाना, कम ना पड़े बारदाना, एक मुश्त 2500 रुपया दिलाना और बिचौलियों को भगाना। ये 4 उद्देश्य को लेकर हम लोग धान सत्याग्रह कर रहे हैं। धान खरीदी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी और हम सरकार पर ये बल डालेंगे कि वो एक मुश्त किसानों को 2500 रुपया दे। ये किसानों की बात थी। दूसरी बात जो कोरबा से विशेष वास्ता रखती है, मैं सरकार को ये बताना चाहूंगा कि जो पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश, वहां पे उनकी सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिसके अंतर्गत ये निर्धारित किया गया कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं, उसमें 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश इसका हम हिस्सा हुआ करते थे। वहां की शिवराज सिंह जी की सरकार ने भी 70% आरक्षण स्थानीय लोगों को देने के उद्देश्य से विधेयक पारित कर दिया है। तो जो मुख्यमंत्री अपने आप को छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का मुख्य रक्षक बताते हैं पोस्टर और होर्डिंग में, वो ऐसा कानून क्यों नहीं पारित कर रहे? हम सरकार से मांग करते हैं कि जो कानून आंध्र प्रदेश में पारित हुआ है उसी की तर्ज पर यहां पर भी कानून लाया जाए, चाहे वो बाल्को हो, एसईसीएल हो, एनटीपीसी हो, भिलाई स्टील प्लांट हो, एनएमडीसी हो, सबका प्रोडक्शन जब से हमारा राज्य बना है औसतन 4 गुना बढ़ गया है। चाहे वो कोयला निकाल रहे हो, चाहे वो बॉक्साइट बना, एल्यूमिनियम बना रहे हो, चाहे वो पावर जनरेट कर रहे हो, जब प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया है तो नौकरियां 4 गुना कैसे कम हो गई? नाइनटीन 1982 के बाद जितना भी यहां पर अधिग्रहण किया गया है फैक्ट्री के नाम पर, खदान के नाम पर, उसमें जो रोजगार नीति है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं।
82 से लेकर अभी तक वहां के जो लैंड लूजर्स है, जिनकी जमीनें नहीं है, वो नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि यहां अगर हम केवल जो 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, अब बालको तो खैर प्राइवेट में चल दिया, इन तीनों में पोटेंशियल है कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार देने का। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को घेर रही है। वहां उन्होंने नारा दिया है कि संविधान नहीं, सम्मान चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में उनका नारा उल्टा हो गया, सम्मान नहीं, संविदा चाहिए। जो सीख वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को दे रही है, पहले वो सीख अपने पार्टी की राज्य सरकार को दे। आए दिन आप देख रहे हैं लोग हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी लोग थे, वो हड़ताल पे बैठे थे। अब पंचायत सचिव, रोजगार सहायक हड़ताल कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया था उसको वो पूरा करे। और तीसरी और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने शराबबंदी की बात कही, पर शराबबंदी की जगह उन्होंने 2 सालों में शराबबंदी बना दी। दारू का, शराब का दाम, उसके ब्रांड, उसकी दुकानों की संख्या, काउंटरों की संख्या सब बढ़ा दी। और मेरा यह सीधा सीधा आरोप है कि जो अवैध रूप से सरकारी दुकानों में शराब बेची जा रही है, 50% वैध रूप से बेची जाती है और 50% अवैध रूप से उसका पूरा का पूरा जो काला धन है, एक समानांतर टैक्स प्रणाली के अंतर्गत उसका पूरा का पूरा पैसा, छत्तीसगढ़ का पैसा, जब से मध्य प्रदेश में सरकार उनकी गई है, कर्नाटक में सरकार गई है, महाराष्ट्र में भी सरकार चली गई थी, तो अब पूरी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर चलाने का पूरा भार छत्तीसगढ़ पे आ गया है। और उसका यह परिणाम है कि 75% जो रेत के ठेके चल रहे हैं वो 2 नंबर पे चल रहे हैं, उसकी कोई अकाउंटिंग ही नहीं है। वही हालत कोयले की है। जैसा कि मैंने कहा, शराब 50% शराब ब्लैक में बेची जाती है, जिसकी विशुद्ध रूप से जो भी कमाई है वो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए। अभी मुख्यमंत्री जी आसाम में क्या कर रहे हैं, वहां बिहार गए, जहां जहां चुनाव हो रहा है, क्या छत्तीसगढ़ के लोगों ने ठेका ले रखा है पूरी कांग्रेस पार्टी को चलाने का? तो
ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण तो आपके शहर में देखने को मिला, कोरबा ईस्ट। उसका कब और कैसे ऑक्शन हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। जिस प्रकार से बालकों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीलाम कर दिया, मिट्टी के मोल बेच दिया, उसी प्रकार से ये सरकार भी कोरबा ईस्ट एक नया बॉयलर, बस वही एक चीज लगानी थी, कोई ज्यादा खर्चा नहीं था। उस प्लांट को चलाया जा सकता था, कई लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, लेकिन कबाड़ी के दाम में उस प्लांट को बेच दिया गया। दिल्ली की एक कंपनी के साथ बैक टू बैक समझौता हुआ कि जो चीज इन्होंने सरकार से 75 करोड़ में ली, उसको वो स्क्रैप में दिल्ली की कंपनी को 150 करोड़ में पीस बाय पीस बेचा है। और ये तो एक शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि ये जो पूरी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस चल रही है, हमारे जो उद्योगों को इस प्रकार से बेचा जा रहा है, बंद कमरे में क्या क्या सौदे किए जा रहे हैं, ये जो नया सिस्टम चालू हो गया है, MDO, माइंड डेवलपमेंट ऑपरेटर, खदान यहां पे मिलती है सार्वजनिक उपक्रम, चाहे वो राजस्थान विद्युत मंडल हो, चाहे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन हो, सरकारी कंपनियों को फ्री में यहां खदान मिलती है, लेकिन वही कंपनियां बैक टू बैक अग्रीमेंट कर लेती हैं प्राइवेट पार्टी से। बड़े बड़े उद्योगपति, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग जानते हैं, बिना कुछ निवेश किए यहां से केवल जो हमारा खनिज है वो निकालने का काम कर रहे हैं, बदले में यहां के लोगों को ना नौकरी मिल रही है, ना कुछ और मिल रहा है, केवल सड़कों में गड्ढे, हवा में धूल और वो फ्लाई ऐश, राखड़, वही कोरबा के लोगों को मिल रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पर मुझे कुछ अपने विचार रखने थे। अब